कांग्रेस छोड़ने के 8 महीने बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर कांग्रेसी रहे गुलाम नबी आजाद फिर से चर्चा में हैं। वजह है गुलाम नबी के कांग्रेस और राहुल गांधी पर उठाए हुए सवाल। आजाद का कहना है कि कांग्रेस को मैंने बहुत कुछ दिया है लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। तो अब इस बात को समझने के लिए हमें आंकड़ों को खंगालना होगा। 30 साल तक कांग्रेस में महासचिव, केंद्र में मंत्री और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाम नबी आजाद का चुनावी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। कांग्रेस में रहते आजाद ने जिन राज्यों के लिए काम किया वहां कांग्रेस साफ हो गई। इसे उदाहरण और तथ्यों से समझते हैं। पहला, 1987 में जब इलाहाबाद के उपचुनाव में गुलाम नबी आजाद को पहली बार प्रभारी बनाया गया तो एनडी तिवारी की सत्ता होने के बावजूद कांग्रेस यहां बुरी तरह से हारी थी। हार कांग्रेस के लिए बाद में बहुत ही बुरी साबित हुई। 1989 के चुनाव में कांग्रेस यूपी में हार गई। एनडी तिवारी के कई मंत्री विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए। राम मंदिर मामले में बुरी तरह घिरी कांग्रेस ने उस वक्त आजाद का प्रमोशन एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर किया था, लेकिन आजाद यूपी में मुसलमानों के वोट लाने में असफल रहे। प्रभारी होने के बावजूद कांग्रेस को ठोस समीकरण के सहारे जीत नहीं दिला पाए। दूसरा उदाहरण, 2001 में सोनिया गांधी ने गुलाम नबी को तमिलनाडु का प्रभार सौंपा। गुलाम नबी ने कांग्रेस का गठबंधन जयललिता की पार्टी के साथ करने का फैसला किया। समझौते के तहत कांग्रेस सिर्फ 14 सीट पर चुनाव लड़ी, जिसमें से वो 7 जीती। चुनाव के बाद तमिलनाडु में जयललिता की सरकार बनी, लेकिन मंत्रिमंडल में कांग्रेस को शामिल नहीं किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुलाम नबी आजाद का खूब विरोध किया, जिसके बाद पार्टी ने जयललिता से गठबंधन तोड़ने का फैसला किया। तीसरा उदाहरण, 2002 में जब गुलाम नबी को फिर से यूपी का महासचिव बनाया गया। आजाद की रणनीति यहाँ पर भी काम नहीं आई और कांग्रेस को यहाँ काफी नुकसान हुआ। कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी यहाँ बनकर रह गई। 2002 के चुनाव में कांग्रेस को 8 सीटों का नुकसान हुआ और सिर्फ 25 सीटें कांग्रेस जीत पाई। केंद्र में मजबूती के साथ उभर रही कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका था। वहीं चौथा उदाहरण यह है कि 2008 में कर्नाटक विधानसभा हारने के बाद 2009 में कांग्रेस ने गुलाम नबी को कर्नाटक का प्रभारी महासचिव बनाकर बेंगलुरु भेजा। मकसद लोकसभा में बेहतरीन परफॉर्मेंस था। आजाद ने महासचिव बनने के बाद कर्नाटक में कई प्रयोग किए, लेकिन वो असफल रहे। 2009 में कर्नाटक की 28 सीटों पर हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को सिर्फ 6 पर ही जीत मिली। 2004 में पार्टी को 8 पर जीत हासिल हुई थी। कर्नाटक में सीटों की कमी तब आई जब 2004 के मुकाबले 2009 में कांग्रेस की सीटों में इजाफा हुआ था। पांचवा उदाहरण, 2009 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम वाईएस रेड्डी के निधन के बाद कांग्रेस ने वहां स्थिति संभालने के लिए गुलाम नबी को तैनात किया था। हाईकमान से रजामंदी लेकर आजाद ने के रोसैया को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जब वाईएसआर के बेटे जगन मोहन रेड्डी ने बगावत कर दी तो उनका मुकाबला करने के लिए किरण रेड्डी को भी उतार दिया। कांग्रेस के इस फैसले का विरोध करते हुए जगन मोहन ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस इसके बाद अब तक आंध्र प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पाई। हाल ही में किरण रेड्डी ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। छठा उदाहरण, 2016 में गुलाम नबी को कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश का फिर से प्रभारी बनाया। कमान मिलते ही गुलाम नबी आजाद ने अखिलेश यादव की पार्टी सपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम करने लगे। गठबंधन के तहत सपा से कांग्रेस को 100 सीटें भी नहीं मिली। कांग्रेस जीत नहीं पाई। 2012 में कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी, लेकिन 2017 में ये सिर्फ 7 पर सिमट कर रह गई। इसके बाद गुलाम नबी को पार्टी ने हरियाणा भेज दिया। 2019 में कांग्रेस को हरियाणा में भी हार का ही मुंह देखना पड़ा। सातवां उदाहरण, 2014 में कांग्रेस ने गुलाम नबी को राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष बनाया, क्योंकि लोकसभा में पार्टी के पास संख्या बल नहीं था, इसलिए राज्यसभा का नेता प्रतिपक्ष महत्वपूर्ण पद था। 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान हुआ तो गुलाम नबी फ्लोर मैनेज करने में असफल रहे। कांग्रेस के तत्कालीन चीफ व्हिप भुवनेश्वर कलिता ने पद से इस्तीफा दे दिया, जिस वजह से पार्टी व्हिप जारी नहीं कर पाई। गुलाम नबी के रहते सदन में ऐसे कई मौके आए जब पार्टी की किरकिरी हुई। तो दोस्तों, ये कुछ फैक्ट है जिनसे समझा जा सकता है कि कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद को क्या दिया और गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को क्या दिया। आपका इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।